मेरे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी पाचन तंत्र को बनाना सीखेंगे। पहले यहाँ पे ऐसे नाक बना के यहाँ पे हल्का सा राउंड कर देंगे। फिर यहाँ पे मुख गुहा होता है तो मुख गुहा को बनाएंगे। और फिर यहाँ पे ग्रासनी होता है। ग्रासनी दो पार्ट में बढ़ती है, एक ग्रास नली एक श्वास नली। लेकिन हमको आज पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लोग ग्रास नली को बनाएंगे। फिर ग्रास नली के बाद ये अमाशय में जाता है। अमाशय से होता हुआ ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से फिर में पूर्ण पाचन होता है। फिर जो भोजन पाचन योग्य नहीं रहता है, अवशिष्ट पदार्थ, वो बड़ी आंत में जाता है। फिर बड़ी आंत में जाके यहाँ पे गूदा टाइप का गूदा पाया जाता है, उसके थ्रू इसे बाहर कर दिया जाता है। ये है मुख गुहा। मुख गुहा के दो पार्ट होते हैं, दांत और जीभा। दांत भोजन को छोटे छोटे पार्टों में करता है और जीभा उसमें लार मिलाने का काम करता है। और फिर यहाँ ये है ग्रास नली। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है और यहाँ कर्मांकंचन गति के थ्रू ये अमाशय में जाता है, जहाँ 4 से 5 घंटे भोजन संग्रहित रहता है। और फिर उसके बाद ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र, ग्रहणी, अग्र, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र। इन तीनों पार्ट से मिलके एक छोटी आंत का निर्माण होता है। फिर छोटी आंत के बाद ये जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है वो बड़ी आंत में जाता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कोलोन, सीकम और मलाशय। और ये फिर ये गूदा के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। कोई पूछे कि आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक रहता है, तो मुख गुहा से लेके गूदा तक यहाँ पे यकृत पाया जाता है। यहाँ पे यकृत पाया जाता है जिससे पित्त रस का निकलता है और अग्नाशय में जाता है, जिससे हम पाचन में सहायता मिलती है। फिर यहाँ पे अग्नाशय पाया जाता है। ऐसे पत्ती के आकार का होता है अग्नाशय। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी रिश्ते बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम नीचे से डब्लू बनाएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे कपचों को बनाने के लिए यहाँ ऊपर ले जाएंगे। फिर ऐसे नीचे डब्लू के आकार का ये भी होता है। फिर इसे हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। फिर ऊपर सीधा बना देंगे, महासीधा, जिससे शरीर से अशुद्ध खून हमारे दाएं अलिंद में आता है। फिर यहाँ पे फुफ्फुस धमनी बना देंगे। फिर फुफ्फुस सीधा बनाएंगे। यहाँ से कपाटें निकलती हैं, उसको बनाएंगे। ऐसे ये वाला जो कपलिंग है ये इससे जॉइंट रहता है। यहाँ पे कपाटे जहाँ से खून जाती हैं, दरवाजे टाइप का होता है, जिसे कपाट कहते हैं। फिर यहाँ पे भी ऐसे हल्का सा ऊपर ले जाएंगे। फिर यहाँ पे भी हल्का सा ऐसे करके और यहाँ पे महाधमनी बनाएंगे, जो कि हृदय से सारे अशुद्ध खून को शरीर तक ले जाती है। ये दाया अलिंद है, ये बाया अलिंद है। दाया नीले, बाया नीले, बाया नीले। ये महाशिरा है जो कि शरीर से सभी अशुद्ध खूनों को दाएं अलिंद में लेके आता है। फिर दाएं अलिंद से अशुद्ध खून दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले से ये फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों की तरफ जाता है। ये फुफ्फुस धमनी है, या इसी को हम लोग पल्मोनरी धमनी के नाम से भी जानते हैं। पल्मोनरी धमनी के नाम से भी जानते हैं। ये फुफ्फुस सिरा है। फिर जब उस फेफड़ों हमारे खून को शुद्ध कर देता है तो ये उस खून को हमारे शरीर में पुनः लाने का काम बाएं अलिंद में लाने का काम करता है। ये बाएं अलिंद में लाने का काम करता है। फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है खून। और फिर बाएं नीले के बाद जब शुद्ध खून बाएं में आता है, फिर बाएं नीले के बाद ये सारे शुद्ध खून को महाधमनी के थ्रू शरीर में भेज दिया जाता है। इसका नाम महाधमनी है। महाधमनी के थ्रू शरीर में चला जाता है। सबसे मोटा सिरा महासिरा है और सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। ऐसा एक ही धमनी है जिसमें अशुद्ध खून बहता है, फुफ्फुस धमनी। और ऐसा एक ही सिरा है जिसमें शुद्ध खून बहता है, फुफ्फुस सिरा। और हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण होता है। जब हमारे दिल सिकुड़ता है तो उसे शीतलन कहते हैं। जब हमारे दिल सामान्य आकार में रहता है तो उसे शीतलन कहते हैं। और जब हमारे दिल सिकुड़ता है तो उसे संकुचन कहते हैं। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर 120/80 रहता है। रक्तचाप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी तंत्रिका तंत्र को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कोशिका काय बनाएंगे। फिर उसके बाद एक सीधी लाइन जाती है और दोनों तरफ से उसको बनाएंगे। फिर डेंड्रॉइड्स को बनाएंगे, जो कि कोशिका काय से निकलती है। इसे ही हम ग्राही भी कहते हैं। फिर हम एक्सॉन के अंतिम सिरा को बनाएंगे, एक्सॉन के अंतिम सिरा। फिर यहाँ पे बीच में एक गोल संरचना होती है, उसे केंद्रक कहते हैं। ये डेंड्रॉइड्स इसे। और फिर ये कोशिका काय है, जिसे इंग्लिश में साइटोन भी कहते हैं हम लोग। और ये तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष। या इसके ऊपर माइलिन का आवरण पाया जाता है दोनों तरफ। फिर माइलिन का आवरण। फिर यहाँ पे जो रिक्त स्थान होता है उसे नोड ऑफ रेनबियर के नाम से जानते हैं हम लोग।
और ये है एक्सॉन का अंतिम सिरा, जो कि हमारे सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित करता है। जब एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र से जुड़ती है तो एक्सॉन का अंतिम सिरा दूसरे की तंत्रिका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी प्रारूपिक पुष्प बनाना सीखेंगे। सबसे पहले नीचे अंडाशय का पार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद वर्तिकाग्र को बनाएंगे, फिर उसके बीच में बीजांड बनाएंगे जिससे का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम लोग पुंकेसर बनाएंगे जिसके दो पार्ट होते हैं, प्राककोश और तंतु। प्राककोश परागकण का निर्माण करता है और फिर वो वर्तिकाग्र में जाता है जहाँ से वो अंडाशय तक पहुँचता है। इसी को पुष्प जनन तंत्र कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दल बनाएंगे, दल को ही हम लोग पंखुड़ी भी कहते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग पुष्पासन बनाएंगे, पुष्पासन के और फिर उसके बाद पुष्पावृंत। फिर ये बाह्यदल होता है, बाह्यदल जो कि हरा पार्ट फूल में पाया जाता है, उसी को हम लोग बाह्यदल कहते हैं। और ये ऊपर वाला पार्ट है प्राककोश, जो कि परागकण का निर्माण करता है। फिर तंतु, ये प्राककोश और तंतु मिलके पुंकेसर होता है जो कि नर जनन तंत्र पार्ट है उसमें फूल में। फिर दल को ही हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, रंगीन पार्ट है। बाह्य दल जो कि हरा पार्ट है। और फिर पुष्पासन, पुष्पावृंत और फिर ये वर्तिकाग्र है और वर्तिका और फिर उसके बाद अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है जो कि बीज का निर्माण करता है। वर्तिका और अंडाशय मिलके स्त्री केसर है जो कि मादा जनन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑक्सीन। तो ऑक्सीन रोशनी वाले भाग में बनता है और फिर उसके बाद वो छायादार वाले भाग में चला जाता है। इसका कार्य होता है कि पौधे की लंबाई को बढ़ाना। इसी के कारण पौधा एक ही तरफ झुक जाता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीन मतलब यहाँ पे ऑक्सीन छायादार वाले भाग में चला गया है। हार्मोन का मतलब होता है जो किसी काम को करने में मदद करवाता है या करने में मदद करे, उसी को हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीन का कार्य होता है कि कोशिका की लंबाई में वृद्धि कराना और फिर पौधों की कोशिकाओं में वृद्धि कराना। ये लास्ट में पौधा एक ही तरफ झुक जाता है। फिर दूसरा होता है साइटोकाइनिन जो कि कोशिका विभाजन कराता है। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, फिर छोटा सा पार्ट कोई भी पौधे का डाल देंगे तो उसमें से एक पौधे के जड़ समेत एक निकल जाएगा। इसमें साइटोकाइनिन डाल देंगे, साथ में ही कुछ पोषक तत्वों को भी हम इसमें डाल देंगे इस टेस्ट ट्यूब में। फिर इस तरह बन जाएगा। ये कार्य होता है कोशिका विभाजन कराना और नए पौधे का निर्माण कराना। कोशिका विभाजन करा के नए पौधे का निर्माण कराना। फिर दूसरा होता है जिब्रेलिन। ज़्यादातर गन्ने में पाया जाता है। गन्ने इस प्रकार होते हैं, जो गांठ वाला भाग होता है उसे पर्वसंधि कहते हैं और जो बीच में भाग होता है उसे हम लोग पर्व कहते हैं। और फिर ये पर्व की लंबाई में वृद्धि कराने में मदद करता है। गन्ने के पर्व की लंबाई में वृद्धि कराने में मदद करता है। ये इस प्रकार हो जाता है। इसका कार्य है लंबाई में वृद्धि कराना, पौधे की लंबाई में वृद्धि कराना। फिर होता है तीसरा एथिलीन गैस, जो कि कच्चे फल को पकने में मदद करता है। कच्चा फल है उसे पकाने में ये मदद करता है। फिर ये एफसीसी कम्प्लेक्स, पौधे में जितने भी उल्टे काम होते हैं जैसे पत्ते गिराना और फिर पत्तियों का गिरना, पेड़ का मुरझा जाना, फूल का मुरझा जाना और फिर फूल का गिर जाना, फल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है थायराइड ग्रंथि, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। ये स्वर यंत्र और श्वास नली के
अस्पर संधि के मध्य पाया जाता है। ये गोल सी संरचना इसे स्वरयंत्र कहते हैं। लंबी संरचना को श्वास नली ये यहाँ पे गोल गोल पाई जाती हैं। इसी को थायराइड ग्रंथि या आउटो ग्रंथि कहते हैं। इसे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें नमक से मिला जाता है। इसलिए हमें डॉक्टर बताते हैं आयोडीन युक्त नमक खाओ। स्थिति ये श्वास नली एवं स्वरयंत्र के संधि मध्य। आकार यक्ष होता है। रंग गुलाबी होता है। हार्मोन ये थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। इसका कार्य होता है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना और फिर श्वसन दर को प्रभावित करना। दूसरा कार्य होता है श्वसन दर को प्रभावित करना। और फिर इसकी कमी से रोग हो जाता है घेंघा रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। फिर आज दूसरी हम ग्रंथि पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि हमारे वृक्क दोनों वृक्कों के ऊपर पाए जाते हैं। ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वृक्क भी दो होते हैं, इसलिए अधिवृक्क ग्रंथि भी दो होती हैं। ये हम पहले अधिवृक्क ग्रंथि को बनाएंगे, मतलब जानेंगे कि कहाँ पाया जाता है। ये हमेशा वृक्क के ऊपर पाया जाता है। और फिर यहाँ पे पहले हम लोग वृक्क की संरचना को बनाएंगे। फिर ये ऊपर ऐसे पाया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। ये दोनों जो है इसी को हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसकी स्थिति कहाँ होती है, तो वृक्क के ऊपर। स्थिति आएगा लिखने तो वृक्क के ऊपर। और फिर इस जो ये हमेशा जोड़े में पाया जाता है, अर्थात ये दो पाया जाता है हमारे शरीर में। हार्मोन कौन सा निर्माण करता है, तो एड्रीनल हार्मोन या नॉर एड्रीनल भी हम इसी को कह देते हैं। नॉर एड्रीनल हार्मोन का ये निर्माण करता है। और फिर इसे फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में भी हमें बचाने में मदद करता है। और फिर इसका कार्य होता है हृदय धड़कन का नियंत्रण। हृदय की धड़कन, श्वास दर का मतलब को बढ़ाना। और फिर रक्त प्रवाह के दर को नियंत्रित करके रखना और विषम परिस्थितियों से बचाना। सबसे बड़ा काम होता है कि इसका कि विषम परिस्थितियों से ये हमें बचाता है। फिर इसके बाद हम लोग तीसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि आमाशय एवं छोटी आंत के मध्य पाया जाता है। छोटी आंत में भी 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र। तो ये छोटी आंत के ग्रहणी और आमाशय के मध्य पाया जाता है। इसलिए इसकी इस अग्नाशय ग्रंथि पत्ती के आकार का होता है। ये इंसुलिन का निर्माण करता है, जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो वो इसे ग्लाइकोजन में बदल जाता है। स्थिति कहाँ होता है, तो आमाशय एवं ग्रहणी के मध्य। फिर यहाँ पे इस रोग इससे क्या हो जाता है, मधुमेह, जिसे हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। फिर अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। वृषण कोश के अंदर वृषण का निर्माण होता है, वहीं पर यह हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाना, और फिर यही सब मतलब इससे होता है। टेस्टोस्टेरोन के निर्माण होने से ये हमेशा जोड़े में पाया जाता है। और फिर इसकी स्थिति कहाँ होती है, तो वृषण कोश के अंदर और शरीर के बाहर। ये हमेशा पुरुषों में पाया जाता है। इसी प्रकार महिलाओं में भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पाया जाता है, जो इसकी अंडाशय से निकलता है। हाँ, अंडाशय से। और फिर इसका भी कार्य होता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाना महिलाओं में। और फिर इसका भी कार्य होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाना। धन्यवाद।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी पाचन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले होता है लार ग्रंथि, जो कि हमारे मुख में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है: अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, अधोजंभ और कर्पूर। लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है अधोजिह्वा, फिर होता है अधोजंभ और उसके बाद कर्पूर। लार ग्रंथि भी 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। लार एमिलेज, जो कि लार एमिलेज को टाइलिन भी कहते हैं, जिसका कार्य होता है स्टार्च या मंद का पाचन करना। स्टार्च या मंद का पाचन करना। फिर होता है लाइसोजाइम, इसका कार्य होता है जीवाणुओं को मारना। फिर उसके बाद होता है जल, इसका कार्य होता है मुख के नमी को बनाए रखना और भोजन को निगलने में ये सहायक करता है। कौन? जल। और फिर दूसरी ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि, जो कि हमारे अमाशय में पाई जाती है। अमाशय कुछ इस प्रकार का होता है। अमाशय की दीवारें 3 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। सबसे पहला होता है मुख कोशिका, जो कि पेप्सिनोजन का निर्माण करता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव रहता है, अर्थात निष्क्रिय रहता है। इसका सक्रिय रूप पेप्सिन होता है, जो कि ऑक्जेंडिक द्वारा निर्माण किया जाता है। ऑक्जेंडिक कोशिका HCl का निर्माण करती है। HCl पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है, उसका सक्रिय रूप पेप्सिन का निर्माण करता है। कौन? ऑक्जेंडिक कोशिका। और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन, और HCl का काम होता है जीवाणुओं को मारना। अब हमारा जठर ग्रंथि अम्लीय होता है, और फिर इसलिए इसे अम्ल से सुरक्षा भी चाहिए, तो इसलिए एक कोशिका और होती है श्लेष्मा कोशिका, जो कि श्लेष्मा का निर्माण करता है। ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? श्लेष्मा कोशिका। इसका कार्य होता है अमाशय की अम्ल से सुरक्षा करना। और फिर तीसरी ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि अमाशय और छोटी आंत के मध्य पाई जाती है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि पत्ती के आकार की होती है। मैंने बताया ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और फिर छोटी आंत और अमाशय के मध्य पाई जाती है, छोटी आंत के पास अर्थात स्थित होता है। और फिर अग्नाशयीय रस भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले होता है ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन के पाचन का कार्य अग्नाशय रस में कौन करता है? ट्रिप्सिन। फिर लाइपेज जो होता है वसा का इमल्सीकरण, अर्थात बड़े बड़े वसा के गोले को छोटे छोटे वसा के गोले में तोड़ने का काम। और फिर होता है इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाएगी तो हमें मधुमेह और शुगर होने का दिक्कत रहता है। फिर आता है चौथी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि आगे चल के पित्ताशय का निर्माण करता है, जो कि पित्त रस बनाता है। और ये क्या करता है? भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है, ताकि अग्नाशय रस काम कर सके, क्योंकि अग्नाशय रस जो होता है वो क्षारीय मध्यम में ही कर सकता है। और फिर यकृत ग्रंथि होता है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसी को हम यकृत ग्रंथि कह देते हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय ग्रंथि। 5वीं ग्रंथि होती है आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि छोटी आंत से मिलकर बनती है। आंत्र ग्रंथि भी छोटी आंत की दीवारें भी 3 प्रकार की कोशिकाओं छोटी आंत की दीवार कोशिकाएं आंत्र रस का निर्माण करती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट
ग्लूकोज में बदल जाता है। और फिर उसके बाद होता है प्रोटीन, जो कि अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और तीसरा होता है वसा, जो कि वसीय अम्ल में बदल जाता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता होगा। धन्यवाद।